हाय गाइस, मेरा नाम है कुणाल। आज हम एक टिपिकल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, जिसका एग्ज़ाम्स में आने का चांसेस है तो बहुत कम, लेकिन तभी 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। तो आज हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक। जो एग्ज़ाम्स में कभी-कभी पूछ देता है, जैसे आपको पता होगा, जैसे कुछ-कुछ ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि प्रोडक्शन मेथड में कौन-कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, कौन-कौन से नहीं होते। इस ये होती है कुछ-कुछ थ्योरीज़ जो यहाँ इस चैप्टर से भी आ जाती है, ठीक। लेकिन मेन मुद्दा जो 75 टू 80% जो मेन चीज़ थी, जो कि हमने पूरी कवर कर ली है, ठीक, नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो एक बार मैं आप सभी के साथ एक थ्योरी कर लेता हूँ, बस इसे एग्ज़ाम्स में थोड़ा-सा देख के चले जाना सफिशिएंट है, ठीक। तो देखिए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि मेथड्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, मतलब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की। तो गाइस, इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक्सप्लेन प्रोडक्शन मेथड। तो एक्सप्लेन करने जब भी आपको बोलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 लिखना है। फिर आपको लिखना है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस, ठीक है। आपको अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस को आपस में क्लासीफाई करना है। आपको पता है कि जब हम क्लासीफाई करते हैं इंटरप्राइजेस को, 3 टाइप के निकलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो 3 सेक्टर जो है आप सभी जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ आ जाती है। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, माइनिंग, ये सारी आ जाती है। टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर, जितने भी चीज़ आते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, आप लिखना है एग्जाम्स में। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। आप सभी जानते हैं कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, एक ग्रॉस वैल्यू एडेड का भी एक चीज़ निकालते हैं, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। आपको पता है ये वीए जो होता है, वो डीआई के बराबर होता है। तो हमने ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। तो वी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। तो आप सभी इसका फॉर्मूला डालते हैं, हमने आपको बताया था सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सेल आपको पता है किस तरीके से निकलता है, जो भी क्वांटिटी है उससे आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेल निकल जाएगा। मान लो 5 रुपये का सामान था, 5 क्वांटिटी आपने बेचा, तो 5 प्राइस हो गया और 5 क्वांटिटी आपने बेचा, तो 5 इंटू 5 हो गया 25, मतलब 25 का आपने सेल किया। चेंज इन स्टॉक हमने आपको बताया था किस तरीके से निकलता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे, सेलिंग स्टॉक आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप सभी जानते हैं कि जब आप सेल और चेंज इन स्टॉक को आपस में प्लस कर देते हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ के रखी है। फिर स्टेप 3 में आप बता देना कि एनएफ, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं एनएफआईए, ठीक। आपको पता है सेल पर चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब गैस यहाँ पे आप सभी जानते हैं नेशनल इनकम, और यहाँ पे दिया डोमेस्टिक इनकम दिया है। तो नेशनल इनकम क्योंकि बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा, और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आपको पता है एनएफआईए का रिलेशनशिप होता है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया एस्टिमेशन ऑफ एनएफआईए। डेप्रिसिएशन एनआईटी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएफआईए क्योंकि प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एस्टिमेशन ऑफ एनएफआईए। और आपको पता है कैसे निकलता है, इनकम जो बाहर से आती है उसको प्लस कर दो, और हम इनकम जो बाहर देते हैं, इनकम पे टू अब्रॉड, वो आप माइनस कर दो, तो आपका एनएफआईए निकल जाता है। स्टेप 4 में आप क्या कर देना, सिंपली फॉर्मूला डाल देना, और आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन प्रोडक्शन मेथड, तो गाइस ये वो इसका आंसर ही आपको 4 स्टेप में मिल जाएगा। ईजी है, आप सभी पहले ही पूरा चीज़ को पढ़ के रखियो, ठीक है। ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी ये याद रखनी है कि स्टेप 1 में आपको ये चीज़ बता देना कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब गाइस कभी कभी एग्जाम्स में आपको पूछ देता है कि ठीक है, हमें बताइए कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जो प्रोडक्शन मेथड जब हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम में, तो वो आइटम हम इंक्लूड नहीं करते। तो आप बता सकते हैं कि सेल एंड परचेस ऑफ ओल्ड गुड्स, जो भी ओल्ड गुड्स है उसका जब हम सेल और परचेस करते हैं तो उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स रिकॉर्ड नहीं करते। आप सभी जानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स कैसे गुड टाइप के गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। और इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसका हम कंजम्पशन भी कर सकते हैं, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ है, ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इंक्लूड क्या क्या होती है, फाइनल गुड्स। आप सभी जानते हैं फाइनल गुड्स कैसे टाइप के गुड्स होते हैं जिसको हम और फर्दर कंजम्पशन नहीं कर सकते, लेकिन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हम नहीं कर सकते। तो वैसे टाइप के गुड्स जल्दी आप जानते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ठीक। हमने पढ़ के रखा है पिछले क्लास में। वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो गुड्स हमने अपने खुद के लिए, खुद की कंजम्पशन के लिए बचाया है, ठीक, उसे हम कहते हैं रिटेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक। तो ऐसे टाइप के भी गुड्स हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी आपने हमारे साथ पढ़ के रखा है, शायद कॉस्ट वाला जो क्लास 11th में था उसमें आपने पढ़ के रखा है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर के अंदर पार्लर है, ठीक। तो अगर आपके घर में पार्लर है तो आप सोचोगे कि मुझे कोई पैसा नहीं देना है, हाँ,
स्वाभाविक बात है, आपके घर में पार्लर है तो आप क्यों पैसा दोगे। लेकिन जब आप सोचते हो कि जब आप अपना पार्लर बाहर कहीं लगाओगे जहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा, तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो कि जो चीज़ मेरे घर के अंदर है तो वो तो फ्री में है, लेकिन जब वही चीज़ मैं बाहर करूँगा तो उसमें मुझे कितना टाइप का खर्चा आएगा, उसे हम कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। तो ये भी चीज़ हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं प्रोडक्शन मेथड में, तो आप ये चीज़ बता सकते हो। अब ऐसे इनकम मेथड की बात करते हैं, तो सेम आपको क्या करना है, स्टेप 1 लिखना है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, सेम चीज़ लिखा। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, आपको पता है कि हमारे पास इनकम जो होती है ऑपरेटिंग सर्कल, जिसके अंदर प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी आता है, आपको पता है, ठीक। और ये भी आपको पता है कि प्रॉफिट जो है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स में, ठीक। तो ये चीज़ आपको बतानी है। फिर दूसरी चीज़ ये बतानी है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है, इन कैश, इन काइंड। और आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है और प्राइवेट पेंशन भी आ जाता है, लेकिन सिर्फ हम दो ही लिखे हैं, ठीक। मिक्स्ड इनकम भी आता है, देखिए मिक्स्ड इनकम भी आपका आ रहा है। NFIA भी देखिए यहाँ पे प्लस है, इसलिए हमने NFIA भी प्लस लिखा, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे प्लस है, तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में भी यहाँ पे आप सभी के सामने लिख दिया, ठीक। तो अब स्टेप 3 आपको डाल देना है, जहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिख देना है और बात खत्म, ठीक है। तो आपको ऐसा अगर कभी पूछे कि एक्सप्लेन कीजिए इनकम मेथड, तो आप ये स्टेप 1, 2 और 3 लिख दोगे, स्टेप 3, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब कभी कभी ये पूछता है कि बताइए कि इनकम मेथड में हम कौन कौन सी चीज़ को नहीं लिखते नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय, और कौन कौन सी चीज़ को लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय। तो देखिए क्या क्या चीज़ नहीं लेते हम कैलकुलेट करते समय नेशनल इनकम में इनकम मेथड की हेल्प से, वो चीज़ हम देखते हैं। ट्रांसफ़र इनकम हम इंक्लूड नहीं करते, वन साइडेड इनकम आप सभी जानते हैं, इलीगल इनकम जो हमें खुद पता नहीं है कि कहाँ से आई है, बस मिल गया नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड कैपिटल ग्रांट्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स को आपने बेचा है, ठीक है, या फिर कैपिटल ग्रांट्स आपको मिला है, तो वो चीज़ हम क्या कहते हैं, काउंट नहीं करते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स भी हम क्या कहते हैं, इनकम वाले मेथड में हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, मतलब इसको काउंट नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स को काउंट नहीं करते, ठीक। विंडफॉल गेन का मतलब है जो अचानक से आपको मिलता है, जैसे लॉटरी लग गई तो इसे हम कहते हैं विंडफॉल गेन, अचानक से मिल जा रहा था, ये भी चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते। डेट ड्यूटीज़, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब मुद्दा ये कि क्या क्या चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम मेथड जब निकालते हैं नेशनल इनकम में, तो क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहाँ तो लिखा है कि इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि इंक्लूड करना है। तो गाइस जब आपको क्वेश्चन, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हम उस समय लेंगे जिस समय आपको बोलेगा कि नेशनल इनकम आप मार्केट प्राइस की हेल्प से निकालिए, उस समय हम इनडायरेक्ट टैक्स को ले सकते हैं, ठीक। फ्री सर्विसेज हम ले सकते हैं जो ओनर हमें प्रोवाइड करता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड दोनों ले सकते हैं। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्टेप 1 में बताना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्री फाइनल एक्सपेंडिचर। तो आप सभी जानते हैं, मेरे साथ आपने पढ़ के रखा है कि हमारे पास गाइस हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोडक्शन सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब NFIA। स्टेप 2 में आप बता देना कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर दो हिस्से में होता है, ठीक। पहला तो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आपका दो चीज़ आता है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आप सभी को पता है, हमने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर चेंज इन स्टॉक और GDFCF आता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम शॉर्ट में GDFCF बोलते हैं। और आपको पता है चेंज इन स्टॉक, तो जब आप ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। और फिर नेट एक्सपोर्ट आप सभी जानते हैं, देखिए नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे प्लस किया इसलिए यहाँ पे लिखा, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये भी आप जानते हैं। स्टेप 3 में सिंपल सा फॉर्मूला डाल देना। अब प्रिकॉशंस में देखना कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं नेशनल इनकम में, तो क्या क्या चीज़ हम एक्सक्लूड, मतलब क्या क्या चीज़ हम आइटम इंक्लूड नहीं करते और क्या क्या आइटम इंक्लूड करते हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। देखिए अगर आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है इस डबल काउंटिंग के कारण ना जो वैल्यू आनी चाहिए उससे ज़्यादा आ जाती है, तो वो चीज़ को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, जो गाइस सेकेंड हैंड गुड्स में अगर आपने खर्चा किया तो उसका आइटम को इंक्लूड नहीं करते। एक्सपेंडिचर और शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अगर आप शेयर्स एंड बॉन्ड्स में खर्चा करते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट पर आप खर्चा कर रहे हो तो उसको इंक्लूड नहीं करते। अब मुद्दा ये कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम निकालते हैं तो कौन कौन से आइटम को इंक्लूड करते हैं, तो फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, और सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, अगर आप अपने फाइनल गुड्स का खुद ही यूज़ करें तो वो भी चीज़ को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब वैसे कभी कभी हमसे एक चीज़ पूछ देता है कि आइडियल मेथड बताए कि हमें कौन सा मेथड को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को अगर मैं बताऊँ कि देयर आर ओनली 3 मेथड्स, जैसा हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है, सिर्फ 3, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, 3 ही मेथड है। तो ये जो हमारा टॉपिक है आइडियल मेथड, ये हमें ये बताता है कि आपको कौन कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए।
रियल लाइफ में। तो गाइस ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। हमने यहाँ पे वही बताया, सो वी कांट से विच मेथड इज एक्चुअली बेटर। हम बता नहीं सकते कि कौन सा मेथड एक्चुअली बेटर है, बिकॉज एवरी मेथड हैज़ देयर ओन एडवांटेज एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो हम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि गाइस हर तीनों मेथड का ना अपना एक खुद का एडवांटेज है और हर मेथड अलग अलग जगह पे काम आता है। ठीक, तो इसलिए हम कहीं भी ये नहीं बता सकते कि इन तीनों मेथड में कौन सा मेथड अच्छा है। ठीक, क्योंकि तीनों मेथड के अपने कुछ फ़ायदे हैं। जैसे अगर मैं आपको फैक्टर्स बताऊँ तो हम एक फैक्टर है हमारा डिफरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए जिस इकोनॉमिक में एक्टिविटी में कुछ कुछ डिफरेंस है, जैसे प्रोडक्शन मेथड की मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन मेथड बच्चों वो कंट्री यूज़ करती है जहाँ पे जनरली हम प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। तो गाइस जो भी कंट्री प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज है वो जनरली प्रोडक्शन मेथड से अपना नेशनल इनकम को निकालती है। ठीक, जैसे आपको पता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये सब आ जाता है। जैसे इंडिया ज़्यादा आजकल एग्रीकल्चर है, ठीक है इंडिया में, तो इंडिया कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल प्रोडक्शन मेथड का करता है। ऑल्सो दिस मेथड इज गुड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये मेथड उस समय निकालने के लिए भी हेल्पफुल है जब आप बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जिस कंट्री में अच्छा है वहाँ भी हम प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इनकम मेथड का कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखिए इनकम मेथड जनरली गाइस सेकेंडरी सेक्टर, जिस कंट्री में गाइस सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, वो कंट्री क्या करती है, इनकम मेथड का यूज़ करे। जैसे चाइना, चाइना क्या है जनरली सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड का ज़्यादा यूज़ करती है। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती है सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर होती है। ऑल्सो दिस मेथड इज़ टू गुड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इवन इन प्रोफेशनल एंड डोमेस्टिक सर्विसेज में भी इनकम मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सेकंड फैक्टर है। ठीक है, पहला फैक्टर ये था डिफरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए गाइस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के भी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कौन सी कंट्री को प्रोडक्शन मेथड से निकालना चाहिए नेशनल इनकम, कौन सी कंट्री को इनकम मेथड से। जैसे गाइस जो भी कंट्री अंडर डेवलप होती है, मतलब जो उसमें डेवलपमेंट बहुत कम है, जैसे अफ्रीका, ठीक, वो कंट्रीज क्या कर सकती है, प्रोडक्शन मेथड को यूज़ कर सकती है। और जैसे गाइस जो कंट्री गाइस बहुत डेवलप है, ठीक, जैसे जापान, कनाडा, ये सब क्या कर सकते हैं, इनकम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मुद्दा ये है कि ठीक है सर हमें बताइए कि हम कौन सा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम चाहे तो प्रोडक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इनकम मेथड भी यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री गाइस दोनों प्रोडक्शन का भी मेथड का यूज़ करती है, इनकम मेथड का भी यूज़ करती है 50-50, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड का बहुत कम यूज़ करती है। ठीक, तो हमारी कंट्री गाइस कभी प्रोडक्शन मेथड से निकाल लेती है, कभी इनकम मेथड से निकाल लेती है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि आपको पता है कि हमने इतना सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो जहाँ भी हमें नेशनल इनकम निकालने बोला था तो वहाँ पे हमारा आंसर जनरली सेम आता था। ठीक, क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्शन से भी निकालो, इनकम से भी निकालो या एक्सपेंडिचर से भी निकालो, आपका आंसर सेम ही आना है। तो ऐसा कहीं भी जनरली फास्ट एंड रूल नहीं है। अब थर्ड फैक्टर है गाइस एविबिलिटी ऑफ डाटा। आप अपनी कंट्री के डाटा जो दिया आपकी कंट्री में उसके हिसाब से आप निकाल लो। मतलब जैसे गाइस देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल दिया है, डेप्रिसिएशन दिया, इंक्रीज इन स्टॉक दिया, वेजेस सैलरी, तो ये सब गाइस इनकम मेथड का ज़्यादा डाटा है। तो गाइस जो कंट्री में ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आइटम दिखते हैं जो इनकम मेथड के अंदर आते हैं, तो वो कंट्री क्या कर लेती है, इनकम मेथड से निकाल लेती है। ठीक, जैसे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे जहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन बता नहीं रहा था कि तुम्हें कौन से मेथड से निकालना है नेशनल इनकम, तो हम क्या कर रहे थे, उसका आइटम देख के निकाल रहे थे कि हमें आइटम देख के पता चल जा रहा था कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो सेम चीज़ एविबिलिटी ऑफ डाटा का मतलब गाइस हमें डाटा के हिसाब से जो भी मेथड सूटेबल लगे हम उसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गाइस यही था टॉपिक आज का, आइडियल मेथड, और हमने एक थ्योरी कर ली। ठीक, तो इसी के साथ गाइस हमारा लेक्चर होता है खत्म। इससे गाइस आप पीडीएफ ले सकते हैं, ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, ईजी है, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल, हर वो चीज़ प्रोवाइड किया गया है, बहुत ईजी है। ई बुक है, पीडीएफ है, आपके लैपटॉप या सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, जब पढ़ना चाहो तब पढ़ सकते हो। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप ले सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मतलब कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और वीडियो के बीच में पॉप आउट कर दिया है, तो आप जहाँ से भी कंफर्टेबल है वहाँ से कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आती है, आप हमसे मांग सकते हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। थैंक यू।